नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है शिव शंकर मेनन के द्वारा। देखो, एक फेमस थ्योरी है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। ओर्गेन्स्की ने यह थ्योरी दी थी 1950s में। इस थ्योरी के अनुसार जब कोई ग्रेट पावर हेजमन को चैलेंज करता है तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। नहीं समझ में आई लाइन? बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूं। हेजमन कौन होता है? अभी देखो, वर्ल्ड में यूएसए की हेजमनी है। हेजमनी मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट्स के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल, दूसरे प्रकार का कंट्रोल यूएन में या फिर दूसरे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में। बट देखो, हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन हुई है और चाइना एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज होके आया है। अब इक्वेशन ये हो गई है कि चाइना यूएसए को रिप्लेस करके खुद पूरे वर्ल्ड में अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है, जब देखो कोई देश ऑलरेडी एक हेजमन पावर है और उससे नीचे कोई दूसरा देश ऊपर वाले देश को हटा के अपनी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वार होता ही है। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आती ही है। तो यूएसए को रिप्लेस करके चाइना अपनी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है। पावर ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वार होगा ही होगा। ओर्गेन्स्की काफी सारे एग्जांपल्स भी देते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले पुर्तगाल ने अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश की थी वर्ल्ड में, लेकिन पुर्तगाल को रिप्लेस करके डचीज ने यानी नीदरलैंड वाले लोगों ने अपनी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश कर दी। तो जब ऐसा हुआ, उससे पहले कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ दोनों देशों के बीच। उस समय देश तो ठीक से थे नहीं, लेकिन दोनों के बीच में एक वार हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, नीदरलैंड की हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो गई। तो ब्रिटेन वालों ने चैलेंज किया। ब्रिटेन ने कहा, नहीं, हम हमारी हेजमनी वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करेंगे, अपना कंट्रोल वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करेंगे। तो नीदरलैंड के बीच और ब्रिटेन के बीच युद्ध देखने को मिला। कन्फ्लिक्ट हुआ, ब्रिटेन वो युद्ध जीत गया, ब्रिटेन ने अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, काफी सालों तक ब्रिटेन की हेजमनी रही। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते, सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है बहुत तबाही मची थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो यूएसए की हेजमनी इस्टेब्लिश हो गई, उससे पहले ही हो गई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार ने यह प्रूव कर दिया कि ब्रिटेन अब पूरी तरह से डिक्लाइन कर चुका है। ब्रिटेन के पास वैसी पावर नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। ब्रिटेन की हेजमनी अब समाप्त हो गई है। तो उसके बाद से यूएसए की हेजमनी है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि कोल्ड वार के दौरान यूएसए को चैलेंज करने की कोशिश लगातार की जाती रही यूएसएसआर के द्वारा, और इवेंचुअली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1990 में। और अब वही कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है। यूएसए कमजोर हो रहा है और चाइना यूएसए को रिप्लेस करके हेजमन बनना चाहता है। युद्ध होगा दोनों देशों के बीच। यह मानना है पावर ट्रांजिशन थ्योरी का। पावर ट्रांजिशन थ्योरी यह भी कहती है, किसी भी हेजमन पावर की हेजमनी रहती है 90 सालों के लिए। हालांकि बिल्कुल ऐसा टाइट फैक्ट्स नहीं देते हैं राइटर इस संदर्भ में, लेकिन वो बताते हैं अंदाजे के तौर पर कि किसी भी देश की हेजमनी रहती है 90 सालों तक, और उसके बाद वो देश डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। जो नीचे वाली सबसे बड़ी पावर होती है, फिलहाल के केस में चाइना, वो हेजमन देश को रिप्लेस करके अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। और इस प्रोसेस में 20 सालों का वक्त लग जाता है। मतलब 20 सालों तक लगातार कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अल्टीमेटली जो नीचे वाली पावर है, अगर वो ऊपर वाली पावर को रिप्लेस कर देती है, फॉर एग्जाम्पल चाइना यूएसए को रिप्लेस कर देता है, अपनी हेजमनी पूरे वर्ल्ड में चाइना इस्टेब्लिश कर देता है, तो आगे वाले 90 सालों के लिए फिर चाइना हेजमन बन के रहेगा
और वर्ल्ड में रिलेटिवली पीस आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ट्रांजिशन के फेस में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन वर्ल्ड में अगर एक ही सुपर पावर हो ना, एक ही हेजमन पावर हो, तो फिर तो देखो उस देश के स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी में। क्या मतलब है इसका? सिंपल मतलब देखो ये है, आपने देखा होगा पहले यूएसए क्या किया करता था, वर्ल्ड में कहीं पर भी लड़ाई हो यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाया करता था। यूएसए बोला करता था भाई आप मत कीजिए। यूएसए ऐसा इसलिए करता था क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी। यूएसए को पता था वर्ल्ड में किसी भी हिस्से में अगर इंस्टेबिलिटी आती है, वार पैदा होता है, उसका इंपैक्ट यूएसए पर पड़ेगा ही, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी इतनी बड़ी थी कि वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमी से पूरी तरह से इंटरलिंक थी यूएसए की इकोनॉमी। इसलिए यूएसए के स्टेक्स इन्वॉल्व थे कि बाकी देश में पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, इसमें हमारा फायदा है। इसलिए यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाता था। और चाइना एक बार हेजमन पावर बन जाता है तो चाइना के द्वारा यह भूमिका निभाई जाएगी। वैसे इस थ्योरी को भी कहते हैं हेजमनी स्टेबिलिटी थ्योरी। मतलब एक हेजमन अगर पूरे वर्ल्ड में होता है और उसको किसी के द्वारा चैलेंज नहीं किया जाता है तो वर्ल्ड में रिलेटिवली स्टेबिलिटी रहती है, पीस रहती है। इस थ्योरी को कहा जाता है हेजमन स्टेबिलिटी थ्योरी। ये सब वैसे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये सब थ्योरीज हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखो चाइना जो है वो फिलहाल के लिए अनस्टॉपेबल है। जहां एक तरफ ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर ला दिया है। चाइना पहले से अपेक्षाकृत और ज़्यादा पावरफुल होगा। और चाइना के साथ देखो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, चाइना पाकिस्तान का भी साथ देता है। तो इंडिया को चाइना से कैसे निपटना चाहिए? बहुत सारे देश, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं हमें यूएसए के साथ सीधा सीधा अलायंस इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, जैसे जापान का है, साउथ कोरिया का है। यूएसए के साथ पार्टनरशिप में हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। देखो आज़ादी के बाद से ही चाहे कोई भी सरकार आई हो, सभी सरकारों ने एक नीति को तो अपनाया है। इंडिया सीधा सीधा किसी का पार्टनर नहीं बनेगा। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेगा। मतलब इंडिया वो फैसले लेगा जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में होंगे। अगर इंडिया किसी का पार्टनर बन जाता है, ग्रुप में शामिल हो जाता है किसी के, तो फिर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डाइल्यूट होती है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन नहीं ले पाता। फॉर एग्जांपल यूएसए के ग्रुप में इंडिया शामिल हो जाए, यूएसए कल को इंडिया को बोले कि भैया हमें चाइना के साथ वार लड़ना है या फिर चाइना से प्रोक्सी वार लड़ना है, आप अपनी सेना भेजिए। और इंडिया को लगता है कि हमें अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन इंडिया को फिर यूएसए की बात मानना पड़ेगी, तो फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। तो हमेशा से इंडिया में कोई भी सरकार आई हो, फॉरेन पॉलिसी में हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरता है। इवन देखो 2017 में डोकलाम कन्फ्लिक्ट जब हुआ था, तब भी हमें ये बात रियलाइज हो गई कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देश साथ नहीं देता है जल्दी से। डोकलाम जब डिस्प्यूट हुआ था 2017 में, तो सीधा सीधा यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया था। जापान एक ऐसा देश था जिसने पूरी तरह से इंडिया के पक्ष में स्टेटमेंट दी थी डोकलाम क्राइसिस के ऊपर। अदरवाइज सभी देशों ने सीधा सीधा इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था। तो बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि चाइना को आखिरकार कैसे हैंडल किया जाए। देखो 1988 में 1962 से लेके 1988 के बीच इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे वो आपको भी पता है। 1962 के वार के कारण कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, और वो कड़वाहट दूर हुई थोड़ी बहुत, आप कह सकते हो, कि जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना की यात्रा पर गए थे, तो उस समय एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ था कि कैसे इंडिया और चाइना आपस में कोऑपरेट करेंगे, रिलेशंस कैसे आगे बढ़ेंगे। आज देखो वो फ्रेमवर्क नहीं चल सकता। इस फ्रेमवर्क में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो एक नया फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। हमें देखो एक डायलॉग की सहायता से काफ़ी चीज़ों पर सहमति बनानी होगी। जैसे इंडिया और चाइना को डिसाइड करना होगा कि चाइना के क्या कोर इंटरेस्ट हैं, इंडिया के क्या कोर इंटरेस्ट हैं,
कौन सी रेड लाइंस हैं जो चाइना क्रॉस ना करे और कौन सी ऐसी रेड लाइंस हैं चाइना की तरफ से जो इंडिया क्रॉस ना करें, डिफरेंसेस क्या क्या है, किन इश्यूज को लेके हैं दोनों देशों के बीच, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको लेके कोऑपरेशन हो सकता है, मतलब कौन से विचारों पर सहमति बनती है। ये सब चीज़ें शामिल हो डिस्कशन में, मतलब एक हाई लेवल पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो और उस डायलॉग में ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएं इंडिया और चाइना के बीच। देखो एक अच्छी बात ये है कि यूएसए और चाइना आने वाले दिनों में इनके बीच और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, जैसे हमने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया। तो ये देश एक दूसरे पर ही फोकस करेंगे, इनका फोकस बाकी इश्यूज से एक समय के लिए हट जाएगा, और ये देखने को भी मिल रहा है। जैसे चाइना फिलहाल के लिए इंडिया से कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, इसीलिए इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। बाद में चाइना के राष्ट्रपति इनफॉर्मल समिट के लिए इंडिया में भी आए थे महाबलीपुरम में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर फोकस करेंगे, इसलिए चाहेंगे कि अभी छोटे मोटे जो दूसरे इश्यूज हैं उनको एक बार बैक बर्नर में रखा जाए, उनको बाद में देखेंगे। तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया फिलहाल अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाए। अभी देखो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं, जैसे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एसेंशियल गुड्स, कोल, कमोडिटीज़, एक्सेस टू मार्केट्स, कैपिटल, इवन साइबर स्पेस, और हाई सीज में सी लेन्स के कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए इनसिक्योरिटी वाली हैं। इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड करता है उनके लिए, तो इसलिए इंडिया को अपने आप को विभिन्न सेक्टर्स में पावरफुल बनाना होगा। जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे देश के साथ डील करता है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, नेगोशिएशन वाली जो पावर है वो बढ़ जाती है। कमज़ोर देश के साथ जब कोई दूसरा देश डील करता है तो आसानी से कमज़ोर देश को दबा देता है, क्योंकि पावरफुल देश के पास लिवरेज बहुत ज़्यादा हासिल होती है अलग अलग डोमेन्स में, सिक्योरिटी डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में। तो इसलिए इंडिया अपने आप को जितना ज़्यादा पावरफुल बनाएगा उतना ही ज़्यादा से होगा इंडिया का चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।